हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के सन 2020 के सेट 1 346 XS। तो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बेटा, पहले का विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बेटा मात्रक पूछ रहा है, तो इसमें मात्रक तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सी होगा। पहले का सी वोल्ट मीटर। भाई विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। और खा में क्या कह रहा बच्चों, खा में भी देखिए हमने सभी आंसर को लिख दिया है कि एक 24 ओम के प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें बेटा आपका होगा बी नंबर। इसको कैलकुलेट करके दिखाया गया है। तो बच्चों, अगर हम 24 ओम को एक तार को मतलब 8-8 भाग के 3 भाग करें तो 8-8 के 3 हो रहा, तो इन्हीं को समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे तो 16/3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसी प्रकार तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 16/3। तो पहले का अवगा देखो बेटा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता व प्रवाहित धारा के में कलांतर पूछ रहा है। तो बेटा कलांतर के लिए फॉर्मूला दिया है, आप निकाल लीजिए तो 50 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि XL और XC देखो सेम है, और घटाएंगे 0, 0 मार के भाग देंगे 0, 10 0 1 0 होता है। अब यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो, तो इसमें कौन सा संबंध सही होगा बेटा, कॉट अल्फा गुणे कॉट साइन बीटा वाला संबंध सही होगा, जो कि इसमें से घा का बी नंबर है। ठीक बच्चों, अवंगा नंबर में आइए। पहले का कह रहा है एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दर अधिकतम होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किसका, अल्फा कण की। तो इनमें से बच्चों आपका होगा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दर सबसे अधिकतम होती है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी सबसे हल्का होता है, -31 में होता है, बाकी सबका 27 होता है ना, इस वजह से। और उसके बाद घा नंबर क्या 4 नंबर में क्या कह रहा क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल कैसी होगी बच्चों, ये होगी H/C। क्या होगी, H/C। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है अगला दूसरे का नंबर क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। दूसरे का नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा देना है। तो परिभाषा आपके स्क्रीन पर है बेटा, नोट कर लीजिए। दूसरे का अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती है लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो बेटा ये भी हो गया दूसरे का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है बेटा, दूसरे का कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा आदायु में संबंध लिखिए। तो क्या होता है बेटा, टाउ बराबर 1.443 × T। ये जो है संबंध, जो टाउ है वो क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु है, और टी क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की आदायु है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका गा में आ जाइए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाना है गा नंबर में। तो कह रहा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये भी हो गया बेटा आपका ये घा नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो घा नंबर में क्या, वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा बच्चों। तो वाटहीन धारा की परिभाषा हमने लिखा है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरक ना अथवा केवल धारिता हो, तब परिपथ में धारा तो बहती है, पर औसत शक्ति 6 शून्य रहता है। परिपथ के इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विभव प्रवणता की परिभाषा देना है। अंगा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का अंगा। तो आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है -ΔV/ΔX, जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन था। ये चैप्टर नंबर 7 का है ये। इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन है बेटा दूसरे का चा क्या कह रहा है बेटा, किसी विद्युत मापी, क्वेश्चन पढ़िए बेटा 4 नंबर है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों,
किसी धारा मापी की धारा सुग्राहता का मापन कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के आधार पर किया जाता है। तीसरे के काम में आ जाइए बच्चों। का नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेरक क्या लिखा है, एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच का जो कलांतर क्या होगा। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो बच्चों आइए, कुंडली के मध्य लगने वाला प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वो V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। परंतु जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है तो धारा का परिमाण व दिशा बदलती रहती है। कुंडली के मध्य बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो I बराबर I0 sin ओमेगा t -5/2 होता है। एक दूसरे के 90 के एंगल में होते, जो विभव होता है और धारा का जो ग्राफ होगा ये x x y x के अनुसार होता है, तो 90 का डिफरेंट हो जाता है ना, π/2 का। समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में I वोल्टेज V से कलांतर में 90 अर्थात π/2 क्या है, पक्षगामी होती है ना। उसके बाद क्या है बेटा, अब प्रेरण प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा में वही कार्य करता है जो दृष्ट परिपथ में प्रतिरोध कार्य करता है। ठीक है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf और एल लग दिया, जो एफ क्या है बेटा, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है ना। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रेरण प्रतिघात में लगाए गए प्रतिरोध को ना, या प्रत्यावर्ती धारा में लगाए गए प्रतिरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तरंग दे दिया लैम्डा का मान 5 × 10⁻⁷ मीटर, और जहाँ ई बराबर फार्मूला होता है SC/λ। और एच क्या है बेटा, यहाँ पर प्लांक नियतांक, सी क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, उसके बाद एच की और सी की और लैम्डा की मान रखिए आप। लैम्डा मान ऊपर दिया गया, इनको रख के जब आप कैलकुलेट करोगे तो जूल में आ जाएगा 9 पॉइंट कितना बेटा, 3.96 × 10⁻⁻19 जूल। लेकिन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से आपको भाग देना पड़ेगा भाई। 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो ये ऊर्जा आ जाएगी बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब आइए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है गा नंबर क्वेश्चन। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो, यदि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। बच्चों प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, उसके लिए बेटा ए और डेल्टा एम बराबर ए मान लिया। एन बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन A/2, तो जहाँ भाई डेल्टा एम वहाँ हम ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए जब इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए और A/, जब जोड़ेंगे या तो उसमें फार्मूला लगा लीजिए। तो बेटा यहाँ पर जो ए है वो 1/2 होगा, 2 से 2 भाग देंगे तो साइन ए आ जाएगा, और ऊपर साइन ए का फार्मूला लगा देंगे 2 sin A/2 cos A/2, साइन ए से साइन ए बाई कट जाएगा तो 2 cos A/2 बचेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको बेटा गेट भी दिया है, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, तो नंद गेट और एंड गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बना है। नंद गेट जो है एंड और नॉट गेट से मिलकर बनता है बेटा। नंद गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर क्या है, A.B होता है। ठीक है, अथवा इसी में हम देख सकते हैं, इसी को थोड़ा और विक्षेप से, कि जो नॉर गेट होता है वो नॉर गेट जो होता है वो और गेट तथा नॉर गेट से मिलकर बना होता है। प्रतीक आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, और सतह सारणी इसकी समझाई गई है। कैसे बेटा, यदि A 0 होगा, मान लो B भी 0 है, तो 0 0 का जब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो y क्या है बेटा, इनका बार है ना, तो 0 को उल्टा 1 हो जाता है। ठीक है, नॉट लगा है, और 0 1 1 होता है तो इसका बार है, y जो है a प्लस b का बार होता है, तो इसी वजह से इसमें क्या हो गया है। और बेटा क्वेश्चन नंबर अथवा का आंसर आपको दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद सतह सारणी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सतह सारणी में जो जोड़ नहीं पाएगा उसी का y बार है ना, बार उसमें लगाना, बार जो आता है ना वही है। इसको आप देखकर वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चौथे का नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की क्षमता दिया है, 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म के लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों उत्तल लेंस की जो क्षमता है P1 है 10 डायोप्टर,
अवतल लेंस की जो क्षमता है P2 माइनस 2 डायोप्टर। तो संयोजन की क्षमता क्या होगी, P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू 10 डायोप्टर और P2 वैल्यू माइनस 2 डायोप्टर। ठीक है, उनको घटा देंगे तो 8 डायोप्टर हो जाएगा। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी बेटा, 100/P। समझ गए बेटा। तो 100/P का मान 8 है और 8 रख देंगे तो भाग देंगे तो 25/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये एफ आ गई 25/2। तो यू आपको दिया है इसमें कितना, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यू माइनस में होता। तो लेंस का सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान है 25/2, तो इसको आप 2/25 लिख सकते हैं, बटे में है। अब 1/v का मान निकालना है v में, और माइनस 1/u का मान रखोगे तो माइनस ई माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा। अब 1/25 को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या बच्चों, प्रतिबिंब संयोजन लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। युग्म लेंस की क्षमता 8 डायोप्टर है, अतः युग्म लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि ये प्लस में आया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है चौथे का खा। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए कि यंग के द्विरेखा सिद्ध के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बच्चों, ऐसे चलने वाली प्रकाश की तरंगे S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। माना कि स्लिटों के बीच का अंतराल S1 S2 जो है D है, तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी जो है CO जो है D कैपिटल D है हो। तो माना कि पर्दा पर स्थित बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। माना कि दिक रेखा छिद्र S1 S2 तथा लंब अर्धक CO पर्दे पर बिंदु O पर मिलता है, तथा बिंदु P की O से दूरी जो है x है। तब S1 से S2P पर लंब S1A डाला जाता है। तब बिंदु पर दोनों तरंगों के मध्य प्रधानतर क्या होगा बेटा, S2P माइनस S1P बराबर S2A होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई गई है। अब इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 12 थ्योरी वाला प्लेलिस्ट क्लिक करिए, उसमें सभी वीडियो और प्रूविंग की मिल जाएगी एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर बेटा केवल फ़ोटो है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी इसको वीडियो में देखकर समझ लेंगे आप। प्लेलिस्ट में जाइए बेटा, क्लास 12 फिजिक्स मिल जाएगी, उसमें आप ढूंढ लीजिए पथांतर वाला फार्मूला। फ्रिंज चौड़ाई कैसे ज्ञात करें वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक बेटा, इसको आप समझ लीजिए। थोड़ा हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, अब नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। अब आइए बच्चों चौथे का गा नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है चौथे का गा। एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, तो ज्ञात करिए इसका आयु और 3.5 दिन बाद इसकी अवशिष्ट पदार्थ। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो कह रहा है देखिए बेटा, दिया क्या प्रारंभिक मात्रा NO होता है, NO 16 ग्राम है और औसत आयु 1 दिन है। तो आयु काल होता है 0.693 इंटू औसत आयु का मान 1 दिन है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.693 दिन। ठीक है, दूसरे नंबर में 3.5 दिन में आयु की संख्या, तो n बराबर होता है क्या बेटा, फार्मूला इसमें दिखाया नहीं गया तो हम बता दे रहे हैं, n बराबर होता है कि आपका स्मॉल t बटे कैपिटल T। तो स्मॉल t का मान दिया है 3.5 और कैपिटल T का मान आपको क्या है 0.693 रख दिया गया, तो स्मॉल बराबर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 3.5 दिन बाद अवगृहित मात्रा, तो n बराबर n0 1/2 की पावर n होती है, तो n0 का मान रख देना और n का मान यहाँ पर रख देना। ठीक है बेटा, तो इसे सॉल्व हो जाए। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों चौथा का घ नंबर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक छोटी क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा जाता है, तथा क्षण चुंबक के अक्ष क्षेत्र के साथ 30 का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो क्षण चुंबक की स्थिति में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, माना चुंबकीय क्षेत्र में B बराबर 4.5 टेस्ला है, थीटा बराबर 30 है, बल आघूर्ण टाउ होता है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है बेटा, M बराबर टाउ B साइन थीटा। आप हम निकालेंगे इस फार्मूले से, हाँ टाउ बराबर MB साइन थीटा है, तो उससे अगर फार्मूला निकालेंगे तो यही निकलेगा। टाउ B और साइन थीटा का मान रख के कैलकुलेट करोगे तो 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। साथ में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर MB cos θ2 माइनस cos θ1
थीटा 2 का मान 0 और थीटा 1 का मान है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से आप इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं कुमाल मित्तल की पूरे बुक से, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथे का अंगा देखिए। चौथे का अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया है 10 × 10⁻⁸। ठीक है बेटा, कूलाम पर मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक आवेश घनत्व जो लैम्डा 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है और दूरी दिया 2 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में पहले बदल देंगे, 2 × 10⁻² से मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मीटर में बदल जाएगा। और विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = 2 λ/4πε0/r। अब देखिए बेटा, यहाँ सबका मान रखना पड़ेगा। देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, 1/1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 और 2 × लैम्डा की वैल्यू 10 की मान -8 है और बटे r का मान क्या है देख लीजिए ऊपर। तो 2 × 10⁻2, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो 9 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें का पढ़िए। क्या कह रहा है बेटा, किरचॉफ के विद्युत परिपथी संबंधों की सहायता से संतुलन अवस्था में विशिष्टून सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइए इसको देखते हैं। माना चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में। बेटा जो थ्योरी लिखा हो आप उसे थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद इसकी प्रूविंग देख लीजिए कैसे किया गया। जो आई है बेटा I1 + I2 के बराबर हो, क्योंकि जो एक नीचे बैटरी लगी है उससे I1 I2 ये डिवाइड होता है। तो वही लिखा है इसमें, आप देख लीजिए। किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया गया, आप अप्लाई कर लें। ठीक है, और उसके बाद समीकरण 1 को 2 का भाग दे दीजिए। जब भाग दे देंगे तो प्रूविंग आ जाएगी। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि बच्चों आप इसको बहुत आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। 5वें का खा कह रहा, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनाद आवृत्ति की व्यंजक कीजिए। तो खा नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का शिखर मान अनंत हो, उस परिपथ को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। कह रहा, किसी प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का शिखर मान जो है अनंत हो जाए तो ऐसे परिपथ को वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। परंतु वैद्युत धारा का मान अनंत तब ही संभव है जब प्रतिबाधा शून्य हो, क्योंकि I = V/Z होता है। Z का मान अगर 0 होगा, किसी भी संख्या में 0 को भाग देंगे तभी तो अनंत आएगा। LCR परिपथ के लिए क्या होता है बेटा, Z = रूट के अंदर R² में -XN - XC का होल स्क्वायर होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा परिमाणी धारा I के बीच कालांतर जो है फाई होता है। तो tan phi बराबर फार्मूला होता है XL - XC/R। तो यदि XL और XC के बराबर हो तो V और I एक ही दिशा में होंगे, तब Z का मान न्यूनतम तथा धारा का मान अधिकतम होगा। अतः जब किसी LCR परिपथ में क्या लिखा है, मुख्य धारा आरोपित वोल्टता की कला में हो तो उस परिपथ को वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए। तो XL = XC हो जाएगा। XL को आप ω लिख सकते हैं, XC को 1/ωc लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा को ओमेगा की तरफ करके L को इधर ले आओ, अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा तो ω² हो जाएगा। ω² का मान जो होता है 2π है, तो यहाँ रख दिया गया। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, f का f²। तो वहाँ से f का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। पांचवा का गा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बच्चों 5वें के गा नंबर क्वेश्चन में ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावर्तांक रखा गया हो। तो मानो 2 समांतर प्लेट जिसका क्षेत्रफल A हो तथा एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं। इन प्लेटों के बीच में एक परावर्तांक पदार्थ की पट्टी जिसकी मोटाई T है परावर्तांक K हो रखा गया है। माना प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, E0 = Q/ε0 A है। वैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = Q0 K आ जाएगा बेटा उसमें। तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है V = E0 × D - T + ET। यहाँ पर बेटा आपको E और
ई का मान रखना पड़ेगा, एक बार पट्टी में एक बार ई नॉट का मान रखोगे। रखने के बाद जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वें का घ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वें का घ? कह रहा अनुचुंबकी प्रत्युचुंबकी और लवचुंबकी पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसे हम स्पष्ट करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर परिभाषा है अनुचुंबकी पदार्थ। तो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकत हो जाती हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप ए जाने पर सिरों की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीज होता है। तो ऐसे पदार्थों को बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्रत्युचुंबकीय पदार्थ क्या होता है बेटा? कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकत हो जाते हैं। किसी चुंबक के सिरों के समीप लाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, चांदी, पानी होता है बेटा। और लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है बेटा? कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में बलवर रूप से चुंबकित हो जाते हैं। किसी चुंबकत के, ठीक है बेटा, चुंबकत के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल। तो ऐसे पदार्थों को बेटा हम पर लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बेटा? अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। तो बच्चों दूरदर्शी की प्रूविंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 थ्योरी एंड प्रूविंग नामक चैप्टर को क्लिक करके उसमें ये प्रूविंग को अपने आसान भाषा में देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं, अगर आप समझ पाएँ तो आप इसको देख के समझ जाइएगा। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अविदिशक लेंस है, 3.25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का नेतिका लेंस है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अविदिशक से कितनी दूर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो जो वी सी है क्या है बेटा? इसको मानेंगे वी ई है। जो वी ई है -25 सेंटीमीटर, जो एफ ई है 6.25 सेंटीमीटर। तो फार्मूला होता है बेटा 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। बेटा 1/FE का मान से 6.25 बराबर यू वी ई के मान है 1/1 -25 सेंटीमीटर माइनस का यू ई का मान निकालना है। बच्चों जब कैलकुलेट करके आप यू ई का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 सेंटीमीटर आएगा। ऋणात्मक चिन्ह केवल स्थिति बताता है बच्चों। दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो यू ई बराबर वी ओ बराबर 15 होगा। तो वी ओ का मान निकालेंगे तो यू ई उधर जाकर माइनस हो जाएगा, वी ई का मान माइनस में, तो वो माइनस यहाँ नहीं लेंगे बेटा, दूरी है ना बेटा। जब दूरी की बात आती है तो वो जो माइनस का 5 आया वो माइनस नहीं लेंगे, यहाँ रख के निकालेंगे वी ओ का मान तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो अभिदिशक लेंस के लिए 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO होगा। तो 1/FO का मान 2 है बराबर 1/10 माइनस 1/UO। 1/UO का मान निकालेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 10/4 आ जाएगा। उसके बाद आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, कैपिटल एम बराबर -VO/UO और ब्रैकेट में 1 + D/FE होगा। तो यहाँ VO और UO का मान यहाँ रख देंगे और रख के इसे कैलकुलेट करेंगे तो एम का मान -2 डायोप्टर आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा? प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या तात्पर्य है? 2 पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत हैं, तो इनके बीच की तीव्रता पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निम्न निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवता प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। तो आइए बच्चों देखिए, इसमें परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके पढ़ लें और याद कर लें। और बाकी इसकी अगर प्रूविंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, तो इसकी प्रूविंग को बहुत आसान तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन थोड़ा नीचे भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों अथवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है अथवा? इसका क्वेश्चन बेटा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत क्या हैं। और 6000 A0 तरंग दैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश से वायु से 1.5 अपवर्त तरंग वाले कांच की सतह पर आपतित होता है, तो इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 आपतित किरण और नंबर 2 परावर्तित किरण। तो इसके लिए बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत आपके स्क्रीन पर है बेटा, आप इसको पढ़ लें और डायग्राम बना लें
उसके बाद आइए अब आगे हम इसकी कहानी को जारी करते हैं। वीडियो को रोक कर पहले परिभाषा नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसी सवाल को। इसमें आपको फार्मूले मतलब स्रोत से अधिक दूरी तरंगांग लगभग समतल हो जाता है, ये सबको पता है। तो अपवर्तित प्रकाश के लिए 4 बराबर दूरी बटे क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ होती है, अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो इससे चाल निकल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है बेटा, लैम्डा बराबर n होता है। लैम्डा का मान 6000 A0 है और n का मान 1.5 है, इसमें भाग दे देंगे 4000 A0 आ जाएगा। परावर्तित किरण के लिए क्या है बेटा, तरंग दैर्घ्य आवर्ती व चाल वही होगी, क्योंकि बेटा परावर्तित में कोई नहीं बदलता है, तो चाल भी वही होगी, लैम्डा भी, तरंग दैर्घ्य भी वही होगा जो दिया था। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। I तीव्रता या V आवृत्ति का प्रकाश W कार फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा के मान किस प्रकार परिवर्तन होंगे, जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान आवृत्ति अलग अलग हो। और दूसरे नंबर में कह रहा आवृत्ति समान हो, तीव्रताएं भी अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न हो। तो ठीक है बेटा, आइए इसका आंसर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर परिभाषा है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, परिभाषा को आप समझ लो। चलिए बच्चों 7वें का 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द्रव तरंगे क्या होती है, ये आंतरिक तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार अलग भिन्न होती हैं। तो देखिए बच्चों, द्रव तरंगे से गतिशील कण में कणों की गति के साथ तरंग भी होती है। यह द्रव्य की दैतीय प्रकृति कहलाती है ना। दैतीय प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे भी या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो बेटा इनका उसके बाद भिन्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न कैसे होते हैं बेटा ये। तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को जरा। विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्नता, पहला पॉइंट भी दिया है, दूसरा पॉइंट भी दिया है, तीसरा चौथा। वीडियो को रोक कर बेटा नोट करके पढ़ लें। ठीक है बच्चों, थ्योरी है, आप इसको याद कर लें। उसके बाद बेटा क्या है, यांत्रिक तरंगों से कैसे भिन्न है, ये भी पूछ रहा है इसमें ना, तो देख लीजिए, उससे भी देख लीजिए। यांत्रिक तरंगों से भिन्नता क्या है बेटा, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम होना जरूरी है, जैसे ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है, और जबकि द्रव तरंगों के कणों से संबंधित जानकारी होती है। उसके बाद दिया है जैसे आतिज्य का मान आपको इसमें दिया है, कितना दिया बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है बच्चों, और मान इसमें दिया है 5 गुणे मतलब A0 को मीटर में बदल दिया, तो पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा। तो A0 का मान 10⁻10 होता है, तो पॉइंट हटाएंगे जो जीरो आएगा वो 11 हो जाएगा। अब एक दिया बेटा 2.2 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब वैद्युत धारा क्या है बेटा, Q बराबर T, फार्मूला होता है यहाँ पर। Q का मान जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए N होता है और T का मान होता है 2πr/V। भाई Q का मान N होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो EV/2πr आएगा। EV 2πr सबका मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो 1.12 × 10⁻2 एम्पियर आएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एम्पियर के परिपथी नियम क्या है। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इनकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। तो देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा आपके स्क्रीन पर है, आइए समझते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है बेटा, थ्योरी लिखा गया है। बच्चों यह वीडियो केवल आपको कोई क्वेश्चन मतलब अनसॉल्व के आंसर के लिए बनाया गया है। यदि आप इसके प्रूविंग को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, एकदम सीरियस से आपको मिल जाएगा, वरना आप इसी से काम चलाइए। वीडियो को रोक कर परिभाषा नोट कर लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अथवा पढ़ते हैं। इसके दिया है ना, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ये आपको सबसे आसान तरीके से मिल जाएगा बेटा। ये जो है कॉपी से फ़ोटो खींच के बनाई गई है, जो कि थोड़ा टफ है, इसमें तरीका इसका अलग है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों इसमें आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, यह अन्योन्यपूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है बेटा। इसको हमने कराया है बहुत सारे कॉपियों में, तो आप बेटा इसकी डिफिनेशन और ट्रांसफार्मर को नोट करके याद कर लें। तो बच्चों ये पूरा कुंडली को नोट कर लें। आइए बच्चों इसका अथवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अथवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़िए। कह रहा है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए और चुम्बकीय फ्लक्स समय के साथ समीकरण दिया। फाइव बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ए बी सी का मात्रा ज्ञात करना बेटा। और दूसरे नंबर में यदि ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6 तथा सी बराबर 0.8 मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर रख के इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम नियम ना लगा के फैराडे का प्रथम नियम क्या है, पूरा नियम आपके स्क्रीन पर है बेटा, वीडियो को देखकर सॉल्व कर लो। यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा।